हिप जॉइंट आ गया, है ना, नी और एंकल, ये सब इम्पोर्टेंट जॉइंट है। सबसे बड़ा जॉइंट ये है अपने हिप जॉइंट। तो एवीएन की तो आपने देखा ही है, कोविड के बाद बहुत ज़्यादा यानी हिप जॉइंट की प्रॉब्लम बढ़ी है लोगों को, और केस भी काफ़ी बढ़ गए हैं इसके। तो ये स्टेरॉइड से ही ज़्यादातर देखने को मिला है ना, स्टेरॉइड से ही होता है ये, बाकी और कोई दूसरे कारण जितने भी हैं वो ऐसा है नहीं, उनसे देखने को मिला हो अपन को। और ये भी है कि एवीएन तो आपके किसी भी जॉइंट में हो सकता है, नी में भी हो सकता है, एंकल में भी हो सकता है, कार्पो में भी हो सकता है, शोल्डर में भी हो सकता है, एल्बो में भी हो सकता है। किसी भी जॉइंट में एवोस्कुलर नेक्रोसिस आपको हो सकता है। उसका जो मुख्य कारण है वो यही है, ब्लड सप्लाई का बंद होना। बस जो बोन को आपके ब्लड सप्लाई मिलती है, यदि वो बंद हो गई तो वहाँ पे बोन का गलना शुरू हो जाता है, हड्डी गल जाती है वहाँ पे, सप्लाई बंद होने से। और अपने पास लगभग हिप जॉइंट के अलावा है ना, जो कार्पल के और शोल्डर के नीचे और एंकल के, ये तो सब एवीएन अपने ठीक किए हुए हैं। ये सब पेशेंट आए हुए हैं अपने पास। एल्बो का नहीं आया कोई अभी तक, एल्बो में हो। एवीएन यहाँ पे भी हो जाए, सब जगह होता है। उसके ही पेशेंट अंदर रिजल्ट आ जाएगा। वो तो क्लोटिंग होता है ना, बॉडी में क्लोट कहीं भी है तो सप्लाई बंद हो जाएगी, सप्लाई बंद होके वो सड़ना चालू हो जाएगा, पोथ उत्पन्न हो जाता है उस जगह, पोथ होकर हड्डी गलने लग जाती है। उसी को हम नेक्रोसिस कर देते हैं। तो मॉडर्न में इलाज है नहीं इसका, इसमें चाहे ग्रेड होती है 5, है ना, 1 से लेके 5 ग्रेड तक होती है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फिफ्थ, फोर्थ और फिफ्थ। लेकिन एक एमआरआई आई थी मेरे पास जिसमें 6 ग्रेड भी दी हुई थी। और इसमें यही है कि कोलेप्स होने के बाद ग्रेड का कोई मतलब ही नहीं रह जाता है। ग्रेड तो जब तक है जब तक कोलेप्स वगैरह नहीं हो करे तब तक, बाकी और न सप्लाई का कोई मैटर होता है। जब कोलेप्स हो गया, बोल आपकी पिचक गई पूरी, तो फिर उसका कोई मतलब नहीं ग्रेड। तो वहाँ पे फिर ऑस्टियोपैथी जनरेट होती है, उसी से बोल वापस डेवलप होती है। एवीएन के आए केस आप लोगों के पास, हिप जॉइंट के आए? एक आध आया कोई या ट्रीट किया? ठीक यहाँ है नहीं, वहाँ अपने पास कभी देखा प्रैक्टिस में कोई आए हों आप लोगों के पास? नहीं आए? आए थे मेरे पास सर, एक ठीक हुआ, एक नहीं हुआ। समय लग रहा था तो फिर वो समय तो लगता ही है, समय तो आपको पहले बताना पड़ेगा भाई, इसमें समय लगता है। इसमें यही है, दर्द को आप मैनेज कर लोगे तो पेशेंट आपके साथ बना रहेगा। तो दर्द को मैनेज नहीं कर पाओगे तो फिर उसको ऑपरेशन पे जाना पड़ेगा। ये अपने ना आयुर्वेद में जो ट्रीटमेंट चलता है पंचकर्मा के अलावा क्या होते हैं, ये शीर बस्ती, रक्त बस्ती, ये दी जाती है ना एवीएन के पेशेंटों को, वो पोषण के लिए, है ना। जैसे अपन वो कहते हैं व्रहण चिकित्सा, भाई अस्थि क्षय हो गया, अस्थि क्षय मान के चलते हैं इसमें, तो अस्थि का क्षय हो गया तो इसमें जहाँ क्षय हो जाता है ना वहाँ पे व्रहण चिकित्सा की जाती है। तो वहाँ व्रहण चिकित्सा करते हैं अपन लोग, लेकिन वो व्रहण चिकित्सा सिद्धांत तो ठीक नहीं है, क्योंकि उसका रीजन वो नहीं है क्षय, उसका रीजन है कि वहाँ क्लॉट होके और उसकी वजह से ब्लड का फ्लो बंद हुआ है। तो उसमें अपनी चिकित्सा का सिद्धांत ये होना चाहिए कि आपको जो भी मेडिसिन दो, एक तो ब्लड को पतला रखे, है ना, एक उस क्लॉट को तोड़े, और उसके जो ब्लड का जो एक नेचुरल जो फ्लो होता है उस फ्लो को बना के रखे। ये चिकित्सा का सिद्धांत इसका है। तब तो अपन उसमें, और अपन व्रहण चिकित्सा करके क्या करते हैं, उस जो उसका कारण है मेन, उसको अपन बढ़ाते हैं, उसको अपन बढ़ा रहे हैं, उसको कम नहीं कर रहे हैं, उसको बढ़ा रहे हैं व्रहण चिकित्सा करके।
तो ग्रहण चिकित्सा में सब गरिष्ठ चीज़ें हैं सारी, है ना। आप सब जो भी दोगे, जो वैसी चिकित्सा दोगे जिससे धातुओं की वृद्धि हो। तो जब धातुओं की वृद्धि होगी तो वहाँ क्लोट बना हुआ है ऑलरेडी, उसकी भी वृद्धि होगी। रक्त की वृद्धि होती तो वो भी बढ़ेगा आपका, तो क्लोट और बड़ा हो जाएगा। तो आप उन चीज़ों को बढ़ा रहे हो, कम नहीं कर रहे हो। ब्लड गाढ़ा होगा, ग्रहण चिकित्सा करोगे तो क्या होगा, ब्लड का जो थिकनेस है वो बढ़ेगी, तो आप उसको बढ़ा रहे हो। तो ये इन चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। आयुर्वेद में अपने क्या भेड़ चाल ज़्यादा है ना। आपने सर एवियन में तिक्तशीर बस्ती ही चलाते हैं। हाँ वही कर रहा हूँ, तिक्तशीर बस्ती एक भेड़ चाल चल गई। आपने एक बार लगा दिया, आप क्या करते हो साहब, मैं तो तिक्तशीर बस्ती लगाता हूँ, वो तिक्तशीर बस्ती चालू हो जाती है। कोई स्पेशल होगा कि मैंने रक्त बस्ती लगाई तो उसको बहुत आराम मिला, तो वे सब रक्त बस्ती लगाने चालू कर देंगे, ठीक नहीं। ऐसे ही एक भेड़ चाल है, उसको समझने की कोशिश नहीं करते कि लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए, सिद्धांत क्या है इसका, वहाँ समझना बहुत ज़रूरी है इन चीज़ों को। जब तक आप इनको समझोगे नहीं तब तक आयुर्वेद क्या करेगा उसमें। मूर्खता तो अपने अंदर भरी पड़ी, आयुर्वेद को दोष देते रहते हैं फिर अपन, ठीक नहीं भाई। उसमें यदि आपको सिद्धांत अब चलते हैं, यदि अपन चिकित्सा करते हैं आयुर्वेद से, जो मैंने आपको बताया, अपन को रक्त को पतला करना है, सबसे बढ़िया चीज़ क्या है, लहसुन, सौंठ, हल्दी, चल ये देना चालू कर दो। मेडिसिन होगी आपकी दालचीनी, है ना, ये मेडिसिन होगी। अब रक्त का फ्लो बढ़ाना है तो यही चीज़ें रक्त का फ्लो भी आपको प्रॉपर दे देगी। नहीं तो केसर का दूध दे दो उसको, रक्त का फ्लो बिल्कुल बढ़िया कर देगी, है ना। तो कई क्या हो, जब फ्लो थोड़ा सा धीमा हो जाता है ना, तो क्लोट का घुलना, क्लोट का निकलना मुश्किल हो जाता है। यदि अपने ब्लड को पतला करने के लिए कुछ दे दिया नेचुरल, है ना, एस्पिरिन वगैरह, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, सिर्फ नेचुरल जो तरीके से दे दिया, और ब्लड के फ्लो को बढ़ाने के लिए अपन ने कुछ दे दिया। फ्लो को बढ़ाने के लिए का इससे मतलब ये है कि अपने आयुर्वेद की जो चीज़ें हैं, फ्लो को बढ़ा के बीपी को नहीं बढ़ाएगी, लेकिन एलोपैथ की जो चीज़ें हैं वो फ्लो को बढ़ाने के साथ बीपी को बढ़ाएगी, बीपी शूट हो जाएगा आपका। लहसुन की नेचर क्या है, खून को पतला भी करता है ना, फ्लो को भी सही करता है, लेकिन बीपी को भी कंट्रोल करता है। सारे गुण है उसमें। सुबह सुबह सेक के 2 कली खा लो, गर्म करके। हाँ सेक के, तवे पे सेक के, है ना। तो अपन को इस सिद्धांत पे काम करना पड़ेगा। तो अपन ने मेडिसिनरी तो ये कर दिया, है ना। अब अपन को स्थानीय क्या करना है भाई। स्थानीय अपन को देखो, कहीं भी आपके फोड़ा हो गया, आपको सपोज करो यहाँ हाथ में कोई फोड़ा हो गया यहाँ पे, है ना, तो आपको उसकी चिकित्सा यहीं करनी पड़ेगी, है ना। उसको स्थानीय ट्रीटमेंट तो आपको देना ही पड़ेगा, तभी ड्रेसिंग वगैरह करना धरना जो भी है, तब जाके वो चीज़ आपकी मैनेज हो पाएगी, ठीक हो पाएगी। ऐसा नहीं है कि आपके फोड़ा यहाँ हो गया और आप चाहोगे नहीं मैं तो बस्ती दे के ठीक करूँगा, तो अभी आप इतने एडवांस नहीं हुए हो, कर सकते हो, ये नहीं करा नहीं कर सकते हो, लेकिन आपकी नॉलेज अभी उस लेवल की नहीं है कि आप उस बस्ती देकर उस चीज़ को ठीक कर सको, कम समय में कर सको। ये बहुत बड़ा चैलेंज है। आज कर सकते हो, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन अभी उस लेवल पे अपन पहुँचे नहीं हैं, है ना। तो जब पहुँचेंगे तब करेंगे। तो अपन को करना क्या, वो क्या है, एवियन में क्या हो रहा है, फोड़ा हो रहा है, अंदर घाव हो रहा है, उस घाव को कैसे ठीक करना है। जब तक आप उसको नहीं छेड़ोगे, जब तक वहाँ पे कुछ करोगे नहीं, तब तक वहाँ कुछ होगा ही नहीं भाई। कहीं भी कोई भी क्रिया के प्रति प्रतिक्रिया होती है ना। आप वहाँ क्रिया करोगे तो कुछ न कुछ तो उसका प्रतिक्रिया होगी होगी। तो अपने जो तरीके हैं ये तरीके उसी की देन है, सारे उसी के लिए अपन ने बनाए हैं। पहला काम वहाँ की सप्लाई को चालू करना, सप्लाई को चालू करना। आपने एवियन की टेक्निक देखी अपनी, अपन क्या करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं पॉइंटों, कुछ पॉइंट है वहाँ पे, उसको पकड़ के स्टिमुलेट करते हैं इस तरीके से, एक तो दो तो ऐसे, एक ऐसे अंदर से, है ना। इससे क्या होता है आप देखना, एनाटोमी देखना उसकी, जो फीमोरल आपकी आर्टरी है ना, उससे सीधा हाथ जाता है, उसी को अपन स्टिमुलेट करते हैं। अब आपने प्रैक्टिकली देखा है, कहीं भी किसी के ड्रिप लग रही हो, ड्रिप जाम हो जाती नहीं हो जाती जाम, फिर क्या करते हैं, वो रबड़ का पाइप नहीं था उसको दबाते हैं, दबाते हैं क्या होता है, वो तो बीच में है ना, लेकिन वहाँ फ्लो चालू हो जाता है ड्रिप में, होता है कि नहीं होता है। तो वही सिद्धांत यहाँ काम आता है, वही सिद्धांत है वहाँ पे कि अपन उस फीमोरल आर्टरी को पंच कर रहे हैं, बार बार दबा रहे हैं,
खोल रहे हैं दबा रहे हैं, खोल रहे हैं दबा रहे हैं, खोल रहे हैं दबा रहे हैं, तो उससे क्या फ्लो आपका धीरे धीरे चालू हो जाएगा। चाहे वो तो वो गली हुई हड्डी है, लेकिन वहाँ तक का जो आखिरी सिरा है ना आर्टरी का, आपके वो खुल जाएगा, क्योंकि वो भी तो गल जाता है ना, वहाँ सप्लाई नहीं पहुँच पाती। तो अपन को उस खराब पार्ट में सप्लाई पहुँचा, तो सप्लाई पहुँचने से नहीं ठीक होगा, लेकिन सप्लाई पहुँचने से सब कम से कम ये तो है कि वहाँ ऑक्सीजन आपकी पहुँच गई। वो ऑक्सीजन क्या करती है, जहाँ ऑक्सीजन होगी बॉडी में, वहाँ सेल से रीजनरेशन चालू होगा आपका, तब वो चीज़ें हील होना चालू होगी अपने आप। कहते हैं ना मेडिकल साइंस क्यों होता है, इसके पीछे साइंस यही है जो मैं बता रहा हूँ। इसके टेक्निक ऐसे ही नहीं बन जाती है, इसके पीछे बहुत गहरा यानी सोचना पड़ता है कि क्या करें, कैसे करें, तब जाके पूरा साइंस होता है कि सिस्टम से चलती है सारी चीज़ें, सिद्धांत होते हैं हर चीज़। तो उस तरीके से ये आपकी जब एमआरआई अपन नॉर्मल करते हैं तो क्यों करते हैं, इस सिद्धांत पे चल के एमआरआई को नॉर्मल करते हैं। तो सप्लाई चालू हो जाती है वहाँ पे, और ऑक्सीजन का फ्लो बढ़ने से सेल्स रीजनरेशन चालू हो जाए, बोन वापस से रीजनरेट होना चालू हो जाए। बोन रीजनरेट हुई, एमआरआई में आप ही नॉर्मल आ जाता है भाई। सेकंड स्टेज तक तो बिल्कुल नॉर्मल आ जाएगा, क्योंकि ज़्यादा डैमेज नहीं होता है, कम होता है। तो कोई छोटा घाव हो ना, तो अपने भी कोई छोटा घाव हो जाता है, निशान कुछ समय बाद मिट जाता है। लेकिन अब यदि घाव बड़ा हो गया, कोलेप्स हो गया, घाव बड़ा हो गया अपने, है ना, कोलेप्स जैसी कंडीशन आ गई, अब वो अपन कितनी बड़ी बात हो, सप्लाई का कोई मैटर रहता ही नहीं, क्योंकि सारी वो उससे रिलेटेड जितनी आर्टरी वो ख़त्म हो जाती है। अब यहाँ दूसरा अपना सिद्धांत चल रहा है, वो चीज़ें ख़त्म हो गई। अब मेडिकल साइंस तो ये कहेगा अब सप्लाई चालू हो नहीं सकती, तो आप वॉल को बना नहीं सकते, लेकिन अपन फिर भी वॉल को बना रहे। कोलेप्स हो गया, लास्ट स्टेज है ना, और में समझो को कई की तो वॉल ही आधी डैमेज हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, बिल्कुल बिल्कुल पिचक जाती है, ऐसे चपटी हो जाती है। अब वॉल कैसे बनेगी, यहाँ दूसरा सिद्धांत काम करता है, उसमें ऑस्टियोपैथी जनरेट कर दो। देखो उसमें क्या करना, सप्लाई तो है नहीं वहाँ, ना कोई आर्टरी है, ना कोई वेन है, कुछ नहीं है, ना नर्व है, सब खत्म हो गया, है ना। आपके पास सिर्फ हड्डी का चूरा है वहाँ पे, क्या है, हड्डी का चूरा, और कुछ भी नहीं है। और हड्डी की एक नेचर होती है बोन की, बोन चाहे कोई सी भी हो बॉडी में, जैसे ही नज़दीक आएगी वो अपने आप एक दूसरे से गले लग जाएगी, एक दूसरे को गले लगाएगी, जुड़ना चालू हो जाएगी, यानी ऑस्टियोपैथी जनरेट हो जाएगी। आपको वही काम वहाँ तेज़ी से करना है, वहाँ वो स्लोली होएगा, आपको वो काम वहाँ तेज़ी से करना है। काहे से होगा, अपने पास मेडिसिन है, हड्ड जोड़ जानते हो, लाक्षादी गुग्गुल, उसका एक अपने पास लाक्षादी गुग्गुल दो, उसको ज़्यादा मात्रा में। कैल्शियम नहीं देना है, इसका विशेष ध्यान रखना। आप कैल्शियम से ऑस्टियोपैथी जनरेट नहीं कर सकते वहाँ, आप उसकी एक्सिस ग्रोथ करवा के उसका शेप बिगाड़ दो, कैल्शियम से ये नुकसान होगा आपको। तो अपन को हड्ड जोड़ जैसी चीज़ें हैं, ऐसी और भी गूगल वगैरह बहुत सारी ऐसी चीज़ें। गूगल भी क्या करता है, खून को पतला रखता है ना, और मसल्स की स्टिफनेस को कम करता है। जो काम बी कॉम्प्लेक्स करता है वो काम आयुर्वेद में गूगल करता है, चाहे कोई सा भी गूगल हो। ये बातें आपको कोई बताएगा नहीं, इसलिए इनको ध्यान रखो हमेशा से, क्योंकि मेरी जो स्टडी है ना इन चीज़ों के प्रति बहुत डीप है। हर चीज़ को मैं समझने की कोशिश करता हूँ, जब मैं समझ नहीं जाता हूँ तो मैं बताता नहीं हूँ किसी को। जब तक टेक्निक, आप जब सिद्धांत समझोगे ना, सिद्धांत होगा ना, तभी टेक्निक बनेगी, और तभी वो टेक्निक फलदायी होगी, तभी उसके रिजल्ट आएंगे, अन्यथा नहीं आएंगे। आप कितनी भी कोशिश कर लो, कितने भी हाथों को मरोड़ लो, कर लो, ये कर। अभी फिजियोथेरेपिस्ट क्या करते हैं, खूब थेरेपी करते हैं, खूब एक्सरसाइज कराते हैं, एनाटॉमी थोड़ी बदलते हैं। इस तरीके से जैसे अपने एनाटॉमी बदलने वैसे बदल नहीं सकते, तो उनके पीछे सिद्धांत वो है ही नहीं एनाटॉमी बदलने के। अपन को एनाटॉमी बदलनी है, सिद्धांत अपन ने वो बनाए, इसलिए तरीके अपन ने याद कर लिए नए नए। तो जब इस तरीके से अपन काम करते हैं तो वहाँ धीरे धीरे बॉल वापस से बनना चालू हो जाती है, और बनने के बाद वो जैसे जैसे मूवमेंट आप करोगे वैसे वैसे शेप में आती रहती है। आप जैसा उसको शेप देना चाहते हो ना, वैसा ही शेप मिलेगा उसको, क्योंकि वो बिल्कुल बिखरी हुई है। और यदि आपने कैल्शियम देना चालू कर दिया, कैल्शियम तो कहीं भी बढ़ जाएगा, कहीं भी जमा हो जाएगा, डिपॉजिट हो गया, वो अपना शेप खुद तैयार कर लेगा, वो जिंदगी भर दूध देगा आपको। इसलिए कैल्शियम ज़्यादा नहीं देना उसको। कैल्शियम वही देना है अपन को जो डाइजेस्ट हो जाए, काम में आए जो आ जाए, बाकी निकल जाए बॉडी से। तो नेचुरल जो कैल्शियम है वो दो।
बाकी अपने जो ये चीज़ें हैं ओस्टियोपैथी जनरेट करके और वो बोल आपकी धीरे धीरे बन जाएगी, है और बिल्कुल अच्छे से बन जाएगी। अब ये है आप सोचोगे अब एमआरआई को नॉर्मल आ जाए, तो एमआरआई तो नॉर्मल नहीं आएगी, क्योंकि बोल का शेप तो बिगड़ गया था, बोल पूरी फूट चुकी थी, है ना। तो वो तो आकार तो उसका वैसा का वैसा ही आएगा, है नहीं। जो घाव का जो निशान है वो बड़ा हो गया, वो आपकी थर्ड स्टेज यदि उसमें दिख रही है तो थर्ड स्टेज ही दिखाएगा, वो उसको कम नहीं करेगा। लेकिन प्रैक्टिकली अपन को कोई तकलीफ नहीं, पेशेंट को कोई तकलीफ नहीं रहेगी प्रैक्टिकली। वो आराम से घूम रहा है, फिर रहा है, नीचे बैठ रहा है, ज़मीन पे पालती लगा रहा है, दौड़ रहा है, सब कुछ कर रहा है, वो कोई दिक्कत नहीं उसको। ये सब जब होगा जब बोल आपकी डेवलप हो जाएगी। भाई ऑपरेशन के बाद भी तो आप लोहे की तो बोल डाल रहे हो, कर क्या रहे हो, लोहे की बोल डाल रहे हो अपन उस पर, उसकी भी म्याद नहीं है ज़्यादा, 10 साल ज़्यादा, और 10 साल के बाद ऑपरेशन और नहीं होता कि बोन, वो जो रोड अंदर डालते हैं उससे बोन कमज़ोर हो जाती है। तो डॉक्टर खुद मना कर देता था, वो निकाल के क्या करेंगे, ये आपकी बोन ही टूट जाएगी निकालेंगे, दोबारा ऑपरेशन की सोचो ही मत आप। तो दोबारा ऑपरेशन होता नहीं है। तो आदमी की ज़िंदगी ऑपरेशन के बाद ज़्यादा तकलीफ दे हो जाती है, पेशेंट की लाइफ जो है ना बाद में और ज़्यादा तकलीफ में। मेरे पास आते हैं कई पेशेंट आते हैं जिनकी सर्जरी हो चुकी होती है, तो सर्जरी के बाद भी अपन उसको मैनेज कर देते हैं अपनी इसी टेक्निक से। तो बोल आपकी वापस जो नेचुरल बोल है वो बनने के बाद आपको ज़िंदगी भर साथ नहीं छोड़ेगी, खोल रहा है कि वो नेचुरल चीज़ है। बॉडी उसको एक्सेप्ट कर रही है, आपकी मसल से एक्सेप्ट कर रही है, आपका जो प्लाज्मा है, आपका जो ब्लड है, वो सब चीज़ें एक्सेप्ट कर रही है, क्योंकि वो उनके बीच की चीज़ है। अब नई चीज़ चली जाएगी तो वहाँ फिर उसका धातु है तो धातु का तो साइड इफ़ेक्ट आएगा ही, पूरी बॉडी में साइड इफ़ेक्ट आता है। कोई भी इम्प्लांट यदि बॉडी के अंदर है तो अपने अंदर यदि किसी को एसिडिक वो है तो एसिड से उसका इफ़ेक्ट जल्दी फैलता है, और यदि अल्कालाइन है तो उसको गला देगा। दोनों में नुकसान है। आपकी बॉडी की यदि नेचर एसिडिक है तो भी नुकसान है, और अल्कालाइन है तो भी नुकसान है। किसी भी धातु को अल्कालाइन गला देता है, गलाने के लिए अपन को चाहिए तो अपन क्षार ही देते हैं सीधा। ये पथरी को गलाना है, क्या करते हैं, क्षार दे दो, पथरी गल के निकल जाएगी, सीधी सी बात। तो धातुएं भी गल जाती है क्षार से, लोहे के ऊपर आप क्षार डाल दो, गल जाएगा, गड्ढे पड़ जाएंगे उसमें। तो ये एक नेचुरल चीज़ वहाँ पे डेवलप हो जाती है। अब वो बात अलग है कि उसमें समय ज़्यादा लग जाता है, तो उसको बनने में समय ज़्यादा लगता है। कितना लगता है, मैक्सिमम 2 साल 3 साल, इससे ज़्यादा नहीं। यदि पेशेंट सही तरीके से चल रहा है, मेडिसिन टाइम पे ले रहा है, अपना जो एक्सरसाइज बताई उसको फॉलो कर रहा है, समय समय पे थेरेपी जो अपन महीने में 1 आध बार करते हैं, यदि वो ले रहा है तो निश्चित रूप से 1.5 से 2 साल में वो क्योर हो जाता है। और यदि सेकंड स्टेज है, फर्स्ट या सेकंड स्टेज, तो 6 महीने ज़्यादा लगता है। 6 महीने में तो एमआरआई हमने नॉर्मल, 4 या 6 महीने में एमआरआई नॉर्मल की हुई है, सेकंड स्टेज की, फर्स्ट स्टेज की, और थर्ड स्टेज की भी एमआरआई नॉर्मल की हुई है, ऐसा नहीं है। लेकिन वो उस कंडीशन में जो कोलेप्स ना हो, कोलेप्स होने के पहले सब कुछ संभव हो। भाई कोलेप्स के बाद कुछ भी संभव नहीं है। उसके बाद तो आपको वही ऑस्टियोपैथी जनरेट करके और उसको बनाना पड़ेगा। आ गया समझ में? भाई जो अपन कर रहे हैं ना उसके पीछे ये सिद्धांत काम करता है। ये भी मैं बताता बहुत कम हूँ, पर बात चल जाती, कभी निकल जाती तो बता देता। बाकी ये चीज़ है। अब यहाँ 2 चीज़ होती है ना, एक तो अपना नेक्रोसिस हो गया, एक ओस्टियो आर्थराइटिस हो गया, है ना। दोनों 2 शब्द आते हैं अपने, 2 तरह की बीमारियाँ होती हैं। एक तो आपको नेक्रोसिस हो गया, एक ओस्टियो आर्थराइटिस हो गया। दोनों में अंतर है, बेसिक अंतर है ना। अंतर यही है, नेक्रोसिस में आपकी बोल गलना चालू हो जाती है, और ओस्टियो आर्थराइटिस में आपकी बोल बढ़ना चालू हो जाती है, एक्सिस ग्रोथ हो जाए, वही कैल्शियम डिपॉजिट होना चालू हो जाता है। तो आर्थराइटिस होता है, आर्थराइटिस के बाद डॉक्टर को कैल्शियम देते हैं दबा के, तो ओस्टियोपैथी जनरेट हो गया, वही वो ओस्टियो आर्थराइटिस में कन्वर्ट हो जाती है। तो आर्थराइटिस की बढ़ी हुई जो अवस्था ना, जिसको कहते हैं जीर्ण अवस्था, वो ओस्टियो आर्थराइटिस।
और आर्थराइटिस देखो वही ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है ना, इम्यूनिटी सिस्टम इसमें आपका वीक हो जाता है। तो आपको इस पे जो भी चिकित्सा सिद्धांत लागू करना है वही इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने के लिए करना है। आप जब तक इम्यूनिटी सिस्टम को सही नहीं करोगे ना, तब तक वो बीमारी को ठीक नहीं कर सकते। तो इसीलिए फिर मॉडर्न साइंस पिछड़ जाता है, साहब ये तो ऑटो इम्यूनिटी डिसऑर्डर, ये ठीक नहीं होगा। तो अपन भी, अपने लोग भी ये मान के चल जाते हैं भाई जो वो लोग कर रहे हैं वो बिल्कुल सही कर रहे हैं, है ना। उन्होंने कह दिया ये ठीक नहीं हो सकता तो ये उनसे ठीक नहीं हो सकता, अपन से भी ठीक है, ऐसा नहीं है। तो उनकी एक अपनी सीमाएं हैं, अपनी एक अलग सीमाएं हैं। तो आयुर्वेद से क्या, मेडिसिन के लिए आयुर्वेद बेस्ट है, यानी जितना अपन आयुर्वेद की मेडिसिन से बीमारियों को क्योर कर सकते हैं उतना शायद ही दुनिया की किसी पैथी से कर सकें। आयुर्वेद में वो चीज़ें हैं। और हमेशा इसमें क्या है, काष्ठ औषधियों को ज़्यादा काम में लिया हो। आयुर्वेद में रस रसायन की बजाय काष्ठ औषधियों को ज़्यादा काम में लोग, आपने देखा होगा चरक में ज़्यादा रस रसायन का वो नहीं है वर्णन, ठीक है। रस शास्त्र आयुर्वेद का 8वां अंग कब बना पता भी नहीं चला किसी को। पता चला रस शास्त्र 8वां अंग था ही नहीं। देखो कहीं हो तो 8 अंगों के नाम गिनो जिसमें रस शास्त्र है क्या? नहीं है ना। फिर कब 8वां अंग बन गया रस शास्त्र, पता भी नहीं चला। ये होता है। तो रस शास्त्र अपने इसमें 8वां अंग नहीं था, लेकिन बाद के जो सिद्ध वो थे नाथ संप्रदाय के लोग, उन्होंने इस चीज़ को, इस विद्या को सोना चांदी बनाने के चक्कर में चालू किया और ये एक अलग प्रकार की चिकित्सा पद्धति तैयार हो गई। आज उसी पे बेस्ड है सब कुछ, रस रसायन यानी वही चल रहा है फास्ट, लेकिन वही साइड इफ़ेक्ट इसी के हैं। हाँ, रसों के जो पारद गंधक के जितने भी योग है ना, उसी के साइड इफ़ेक्ट आएंगे। आयुर्वेद में साइड इफ़ेक्ट नहीं है, लेकिन यदि जो कॉम्प्लिकेशन आते हैं वो इसी के आते हैं, क्योंकि ये केमिकल बेस पे है सारा काम, तो इसके साइड इफ़ेक्ट आते हैं। बाकी कास्ट औषधियों को आप काम में लोगे कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं आते, और आते हैं तो कितने का आते हैं। ज़्यादा या गर्म दवाई खा लिया आपने तो घबराहट होने लग जाएगी, ठंडी दवाई खा लो ठीक हो जाओ। यही होता है, इतना सा साइड इफ़ेक्ट आता है आयुर्वेद मेडिसिन का, और कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं आती। ज़्यादा घबराहट होने लग जाती है, बेचैनी होने लग जाती है। उसके विपरीत हर चीज़ का तोड़ है कि नहीं, हर चीज़ का सॉल्यूशन है, उसको ले तो आराम मिल जाता है। फिर चलो वो मैटर अपना नहीं है, अपन इसी पे आते हैं। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस में बोन की ग्रोथ हो जाती है, तो MRI वगैरह कराते हैं तो उसमें वही चीज़ें हैं। दोनों में अंतर ज़्यादा कुछ नहीं है। ऑस्टियोआर्थराइटिस की स्टेज 4 होती है, इसकी 5 होती है। AVN की नेक्रोसिस की 5 स्टेज होती है, उसकी 4 होती है। तो कई बार क्या है उसमें भी कन्फ्यूजन आ जाता है स्टेज में, वो ऑस्टियोआर्थराइटिस की स्टेज बता रहे हैं कि नेक्रोसिस की स्टेज बता रहे हैं, उसमें भी दिक्कत आ जाती है। जी अपन को डायग्नोज खुद करना है, अपन को दूसरों के भरोसे नहीं रहना, MRI के भरोसे नहीं रहना। एक्सरे से ही डायग्नोज हो जाता है तो नेक्रोसिस का और ऑस्टियोआर्थराइटिस का, क्योंकि एक्सरे से पता चल जाता है। समझ में आई बात, है ना। क्योंकि अब जब टेक्निक बताएंगे ना तो आपके सब दिमाग में क्लियर होगा। अच्छा एक चीज़ और है, जैसे AVN की जो टेक्निक है ना, ये फ्रोजन शोल्डर की टेक्निक है पूरी। फ्रोजन शोल्डर की टेक्निक से ही AVN की टेक्निक निकली है, क्योंकि दोनों का एनाटोमी एक ही, यहाँ भी बोल है यहाँ भी बोल है ना। तो आप जब यहाँ अपन से वो करेंगे ना टेक्निक, तो वो आपको पूरा एजेटिव लगेगा कि शोल्डर की टेक्निक अपन अप्लाई कर रहे हैं। सेम बिल्कुल मैंने AJT जो का वही कर दिया, क्योंकि मुझे लगा कि यार ये ही यहाँ काम करेगी। वहाँ भी वही गणित, वही एनाटोमी, यहाँ भी यही एनाटोमी। कुछ एक चीज़ें हैं हल्की फुल्की जो चेंज है, बाकी यदि आप बारीकी से नोट करोगे तो लगेगा सेम टू सेम टेक्निक वहीं अप्लाई कर। ऐसे ही नी का आ जाता है, नी में भी आपके वही ऑस्टियोआर्थराइटिस होगी, नी ऑस्टियोआर्थराइटिस कहलाती है।
गैप कभी कम हो गया, कभी ज़्यादा हो गया, ये डॉक्टर बताते हैं, है ना। थोड़ा सा भी गैप कम ज़्यादा होते वही सर्जरी है। हर इसमें सर्जरी आपको बता देंगे। एवीएन है तो उसमें फर्स्ट ग्रेड है तो भी सर्जरी है, लास्ट है तो भी सर्जरी। ऐसे ही नी में भी यही कंडीशन है, फर्स्ट है तो सर्जरी, लास्ट है तो सर्जरी, है ना। रिप्लेसमेंट के अलावा कोई चारा नहीं है, चाहे हिप रिप्लेसमेंट कराओ चाहे नी रिप्लेसमेंट कराओ, तैयारी पूरी है। और सक्सेस कुछ भी नहीं है, न हिप रिप्लेसमेंट सक्सेस है न नी रिप्लेसमेंट सक्सेस है। तो इसमें भी अपना जो टेक्निक है वो काफ़ी हद तक सक्सेस है, यानी हर स्टेज में अपन ठीक किए हुए हैं। नी, नोकनी और बाउनी ये एक अलग कैटेगरी आ जाती है, यानी ओस्टियो आर्थराइटिस के अलावा चारों स्टेज के अलावा। बाउनी का मतलब तो है बिल्कुल बुरी से बुरी कंडीशन घुटनों की, बिल्कुल घुटने घूम जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं। ऐसी कंडीशन तो ऐसे नहीं हो जाते हैं, ऐसी स्थिति हो जाती है। नोकनी में अंदर मुड़ जाते हैं, अंदर ऐसे मुड़ जाते हैं, पैर बाहर की तरफ चले जाते हैं। तो इसका ध्यान रखना, नोकनी हमेशा बाईवर्स होते हैं। नोकनी कभी ऐसे नहीं होंगे आपको कि बीच में हो गए, कोई विशेष कारण हो तो बात अलग है, बाकी नहीं तो नहीं होते हैं। बाकी नोकनी बाईवर्स होते हैं। बाउनी ओल्ड एज की बीमारी है, ये ओल्ड एज में होगी 60-65 साल की उम्र बाउनी। और दोनों ही बीमारियाँ क्योरेबल, चाहे किसी भी स्टेज हो। बाउनी है तो भी ठीक होता है, नोकनी है तो भी ठीक होता है। सबकी अपनी अपनी टेक्निक है। घुटने की टेक्निक अलग है, नोकनी की टेक्निक अपनी अलग है, बाउनी की टेक्निक अलग है। कुछ मेडिसिन और कुछ, है ना, उससे वापस गैप को अपन मैनेज कर देते हैं। जो भी गैप बनता है घुटने का उसको बिल्कुल बराबर किया, और उसकी मसल्स को अपन इतना मजबूत कर देते हैं कि वो सपोर्ट करना चालू कर देती है घुटने को, और वो गैप स्टेबल हो जाता है। आपने अक्सर देखा होगा ना, घुटने की जब भी समस्याएं शुरू होती है तो आपके घुटने के पीछे मसल से निकलना चालू हो जाती, फूलना चालू हो जाती। इसको क्या कहते हो आप? पॉप्लिकल फोसा। हाँ, तो उसमें ना जो वो निकलना चालू हो जाती, यानी फुलाव चालू हो जाता है। और जो एकदम स्वस्थ नहीं होगा ना तो उसमें वो चीज़ें अंदर रहेगी, गड्ढा जैसा फील होगा आपको। तो इसके पीछे जो कारण है, मैंने आपको फर्स्ट दिन बताया था कि यदि हाथों में कोई प्रॉब्लम है तो सर्वाइकल, उसमें इन्वॉल्व है ही है कहीं न कहीं तो। और यदि पैरों में कोई समस्या है तो लंबर। तो लंबर पे जब तक प्रेशर नहीं आता तब तक आपका घुटने में परेशानी नहीं आएगी। ये मेडिकल साइंस पहले तो नहीं मानता था, अभी कुछ सालों से मानने लगा है। मैंने कहीं पढ़ा था जो अब थोड़े मानने लगे। तो मैं आज से 25-26 साल पहले से ये बात जानता हूँ, और इसीलिए मैं तब से सक्सेस हूँ। और आज भी रिप्लेसमेंट के बाद, है ना, आप ठीक नहीं कर पाते हो या ठीक नहीं हो पाते हो, उसके पीछे मेन रीज़न ही यही है कि आप जब तक मेन कॉज को ठीक नहीं करोगे, मेन जो कारण है उस बीमारी का उसको ठीक नहीं करोगे, आप बीमारी को ठीक नहीं कर सकते। तो इसीलिए हम लंबर को सबसे पहले देखते हैं। जब मैंने कहा ना स्पाइन का जो प्रोसेस है अपना, ये तो आपको हर एक कंडीशन में करना है। चाहे जॉइंट में किसी में भी परेशानी हो, स्पाइन का तो करना ही पड़ेगा आपको, सर्वाइकल लंबर तो करना ही करना है। उसके बाद ही उसको करो। लंबर को आप मैनेज किए बगैर आप घुटने को कभी भी ठीक नहीं कर सकते। अब इसके पीछे कारण क्या है? जिसके भी लंबर में कंप्रेशन होता है, लंबर में यदि दबाव आ गया तो उसकी जो मसल्स है नीचे की वो वीक हो जाती है। तो आप लंबर के वाले किसी भी पेशेंट को जब खड़ा करोगे सामने तो उसकी थाई दोनों बाहर की तरफ मिलेगी आपको। पैर सीधे करके खड़ा कर दो, जिसके भी घुटने में परेशानी है खड़ा कर दो, थाई पूरी ऐसे घूमी हुई मिलेगी, ऐसे स्पष्ट नज़र आएगी। इसका मतलब लंबर में जो प्रेशर होता है उसकी वजह से थाई बाहर घूम जाती है, उसकी वजह से ही घुटना ट्विस्ट हो जाता है। आप घुटने की हमेशा एक्सरे देखना, उसमें गैप कम ज़्यादा नहीं होता है, घुटना ट्विस्ट हो जाता है हल्का सा, आपको घूमा हुआ मिलेगा ऐसे बाहर की साइड से। तो ऊपर का पार्ट तो आपका ट्विस्ट हो गया, लेकिन नीचे का पार्ट आपका स्ट्रेट है। तो वो जो दोनों की जो अलाइनमेंट जो बिगड़ा है उसकी वजह से जो गैप कम ज़्यादा हुआ है, एक तरफ कम नज़र आएगा, एक तरफ बड़ा हुआ नज़र आएगा। उसी चीज़ को अपन को मैनेज करना। तो आप जब तक इसको सीधा नहीं करोगे
तब तो घुटना ठीक नहीं होगा, उसका गैप ही सही नहीं होगा। तो अपन उल्टा क्यों चलाते हैं पेशेंट को? उल्टा चलाने के पीछे सबसे बड़ा साइंस यही है कि इस थाई को सीधा करने के लिए उसको उल्टा चलाते हैं। यानी जो ये आपकी थाई बाहर चली गई, इसको वापस से सीधा करने के लिए वो उल्टा चलाते हैं। तो जो पीछे की जो मसल्स उनकी लूज हो रखी है, बरसों से जो काम में नहीं आई, वो वापस से वर्किंग में आती है। वर्किंग में आते ही थाई अपने आप ही शेप में आने लग जाती है। थाई शेप में आते जो ट्विस्टिंग हुए वो ऐसे हो रहा था, वो वापस से सीधा हो जाता है। और इसका ये प्रमाण है कि आप कभी भी आप अपने खड़े होके, है ना, स्ट्रेट खड़े होके दोनों पैरों के बीच का गैप एक बार नाप लेना, चाहे आज ही करके देख लेना, नाप लो, है ना। नापने के बाद आपको सिर्फ 10 कदम गिन के उल्टे चलना है। उल्टे कैसे चलना है? कदम के पीछे कदम, जैसे दोनों पैर ये हैं तो इस पैर के पीछे ये पैर रखा, इस पैर के पीछे ये पैर रखा, इस तरीके से 10 कदम पीछे चले जाओ, वापस से खड़े हो जाओ, उस गैप को नाप लो। जो गैप आपने नापा, आधे से ज़्यादा चेंज वहीं आ जाएगा आप। यदि 4 उंगल है 2 ही रह जाएगा, 8 उंगल है 4 ही रह जाएगा। ये तो प्रैक्टिकल अभी करके देख लेना। तो उल्टा चलने के ये बेनिफिट हैं। उल्टा चले बिगर और लंबर की थेरेपी किए बगैर आप घुटने को ठीक नहीं कर सकते। और बस यही कारण है कि अपन हर तरह के नी ऑस्टियोआर्थराइटिस को ठीक कर देते हैं, हर स्टेज, यहाँ तक कि बाऊ नी तक को ठीक कर देते हैं। उसके पीछे यही कारण है कि अपने पास जो सिद्धांत हैं वो बिल्कुल परफेक्ट है, और सिद्धांत के अकॉर्डिंग जो अपनी टेक्निक है वो बिल्कुल परफेक्ट है, और अपनी जो मेडिसिन का जो योजना है वो और उससे भी ज़्यादा परफेक्ट है। क्यों? वहाँ लुब्रिकेशन लाना है तो लुब्रिकेशन के लिए मेडिसिन है अपने पास, पेन को मैनेज करना है उसके लिए मेडिसिन है अपने पास। दोनों तीनों चीज़ों को मैनेज करके अपन मेडिसिन तैयार करके साथ में दे देते हैं। तो 4 से 6 महीने में पेशेंट बिल्कुल बढ़िया हो जाता है। और आप ये देखोगे जब अपन यहाँ पे इसकी नी की थेरेपी करते हैं ना, तो 1 वीक का जो प्रोसेस रहता है अपना, तो 1 वीक के पहले आप एक्सरे करा के देख लो, और 1 वीक के बाद नी का एक्सरे करा के देख लो। ज़मीन आसमान का अंतर आपको वहीं नज़र आ जाएगा हाथों हाथ। तो हम करा के देखते हैं यहाँ पे तुरंत हाथों हाथ नज़र आएगा 1 वीक में। तो उसके पीछे कारण ये है कि अपन जिन सिद्धांतों को अपन ने बनाया है, जिन सिद्धांतों को अपन फॉलो कर रहे हैं, वो बिल्कुल अक्षर से सत्य है, इसलिए वो चेंज आ रहे हैं। यदि अपन गलत होंगे तो फिर वो सब चीज़ें गलत होती चली जाएगी, वो आपको कुछ रिजल्ट मिलना ही नहीं है। ठीक है? कई जैसे अब उदाहरण ले लो ना, मॉडर्न वाले माइग्रेन को नर्वाइन मानते हैं, वो ट्रीटमेंट करते हैं। अपन डाइजेस्टिव मानते हैं, एसिड है ना, एसिड के कारण मानते हैं, गैस के कारण मानते हैं। अपन एसिडिटी का इलाज करते हैं, माइग्रेन ठीक हो जाता है। वो नर्वाइन इलाज कर देते हैं, माइग्रेन ज़िंदगी भर ठीक नहीं होता, 50 तरह की बीमारियाँ और पैदा हो जाती। तो डायग्नोस का अंतर आ गया ना। आपका डायग्नोस सही है, आपकी सिद्धांत सही है, उसके अकॉर्डिंग आपकी चिकित्सा पद्धति सही है, औषध योजना सही है, तो मजा आ गया, पेशेंट ठीक नहीं। अब एंकल में भी वही चीज़ें, भाई जॉइंट सारे एक जैसे ही हैं, जॉइंटों में होने वाली बीमारियां भी एक जैसी, सिमिलर जैसी है सारी की सारी। कोई चोट के कारण होती है, कोई क्लोटिंग के कारण होती है, कोई स्टेरॉइड के कारण होती है, कोई आर्थराइटिस के कारण होती है। वही बीमारियां हैं, या तो सूजन होगी या दर्द होगा। ये सिम्टम्स क्या है? सूजन और दर्द। बीमारी कोई सी भी, सिम्टम 2 ही, आपको सूजन को कम करना है, दर्द को ख़त्म करना है, बस। उसके लिए अपना लेप जो है ना ब्रह्मास्त्र, वो लगाया, वो सूजन दर्द दोनों को ख़त्म कर देगा। तीसरा नर्व सप्लाई को चालू कर देगा, कोई भी अवरोध होगा उसको हटा देगा। वो अकेला इतना पावरफुल चीज़ है। हमारी दादी का नुस्खा है, बहुत बरसों पुराना। दादी का क्या, उसकी भी माँ का नुस्खा, परदादी का नुस्खा, हाँ 100 साल से। नहीं और भी है उनमें, देखो हर चीज़ में कुछ न कुछ गुप्त वो रहते हैं। तो वो भी ऐसा नहीं है कि कंप्लीट है, उसमें भी कुछ चीज़ें हिडन हैं। वो हमारे उसमें ऑयल में उसमें है सब चीज़ें। तो नुस्खे जो पुराने हैं ना, वो सटीक नुस्खे हैं, ये बहुत ज़बरदस्त हैं।
तो उन चीज़ों को मैनेज कर दो, अपने आप ठीक हो जाएगा आदमी। और यदि दर्द नहीं हो ना तो फिर ये समझो कि लाइफ कितनी ईजी है। आपके घुटने में चाहे लास्ट स्टेज की वो नी आर्थराइटिस बन गया हो, नी ऑस्टियोआर्थराइटिस, लेकिन उसमें दर्द नहीं है, तो आप बिल्कुल परवाह ही नहीं करोगे, आप घूमते फिरते रहोगे, मस्त रहोगे। और दर्द चालू हो गया ना फिर आपके लिए दिक्कत आ जाती है। तो दर्द जिसने हर लिया ना, हर जिसने जीतना सीख लिया लोगों का, बस आप उनके लिए भगवान। सर अगर नी रिप्लेसमेंट सर्जरी हो गया उसके बाद उसको प्रॉब्लम आती है तब हम ठीक नहीं कर सकते? नहीं, उसको बाद भी थेरेपी तो यही करनी है आपको। उसके बाद भी ठीक कौन करेगा? अपन ही तो करेंगे, कौन ठीक करेगा? बदलने वाले तो बदल दिया, वो तो कर देंगे साहब ऑपरेशन बिल्कुल सक्सेसफुली, कोई कमी नहीं है ऑपरेशन में। अब मरीज मर गया वो बात अलग है, लेकिन ऑपरेशन हमने बिल्कुल बढ़िया किया। और प्राण कैसे निकले उससे हमारा उसके लिए ध्यान नहीं दिया, हम तो ऑपरेशन किया आपका, वो सक्सेसफुली। मरीज पे लगन कर सकते हैं। लेकिन यही होता है, जवाब यही होता है डॉक्टर्स का, ऑपरेशन आपका बिल्कुल सक्सेस हो गया, वो तो ठीक नहीं, अब नहीं हुआ वो हमारा इशू नहीं, हमने तो ऑपरेशन बढ़िया कर दिया, फर्स्ट क्लास कर दिया। उसके बाद बीपी बढ़े जो बढ़े वो कुछ भी हो उससे कोई मतलब नहीं, ऑपरेशन बढ़िया होना चाहिए उनको। भले आप डेड बॉडी ले जाओ आदमी का, तो ऑपरेशन बढ़िया होना चाहिए, खुश रहते हैं। ऑपरेशन इतना बढ़िया किया हमने और आप उसमें खूब खुश हो जाते हैं लोग। पर ठीक है जो है, उसको भी हम ठीक कर सकते हैं सर? हाँ हाँ, अरे अपन ही ठीक करेंगे, कौन करेगा भाई? आयुर्वेद के पास कब आता है आदमी? जब हार जाता है दुनिया से, जब उसको ऐसा लगने लग जाता है कि अब अपनों को कोई नहीं बचा सकता, अब या तो सुसाइड कर लो या उसके पहले एक बार आयुर्वेद वालों से मिल लो, तब आता है वो, सब घूम गया था सर। है ना, सब जगह से घूम के आता है। अब यदि पहले आ जाए तो ऐसी नौबत ही नहीं आए। तो आखिरी में आपकी परीक्षा लेने आते हैं लोग, और उस परीक्षा में आप कितने सफल होते हो ये आपके अध्ययन के ऊपर, आपकी नॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है और आपके कॉन्फिडेंस के ऊपर डिपेंड करता है। यदि आपके अंदर आपने वाकई आयुर्वेद को पढ़ा है, आयुर्वेद को समझा है और आप अपने आप को अच्छे से जानते हो, तो आपके लिए हर काम आसान है। वो चाहे किसी के रोग की चिकित्सा करना हो, चाहे दुनिया से फाइट करना, सब ईजी होता है। सर 70 इयर्स 80 इयर्स एज ज़्यादा भी है तभी हम देखो मैं एज तो देखता है, मैं दो चीज़ नहीं देखता हूँ, ना तो मैं एज देखता हूँ ना मैं वेट देखता हूँ। ये बहाने मेरे सामने नहीं चलते। कोई के साहब मेरे तो कहते थे ना 100 किलो वेट है या 150 किलो वेट है, घुटने पे जोर आ रहा है, कैसे ठीक। ये तो देखना ही नहीं है वो कितना भी वेट है, ठीक है जो भी है उसका, लेकिन उसके बावजूद भी इसको ठीक करना यही तो चैलेंज है। और आप यदि उसको ठीक कर देते हो तो ये आपका एफर्ट है, आपकी नॉलेज है ये कि आप उसको भी ठीक कर सकते हो। 70 साल के आदमी आते हैं फूड ड्रॉप, उनको सुधार करवाते। आप देखो ताजुब करोगे, मैंने 90 साल के आदमी का हीयरिंग ठीक किया हुआ है, 90 ईयर ओल्ड, सुनने की क्षमता उसकी वापस लाई हुई है। और घुटने तो हर एज के 70-80 साल के लोगों के घुटने ठीक किए हुए। फर्क इतना सा होता है कि ओल्ड एज में रिकवरी स्लो होती है, लेकिन रिकवरी तो होती है, ये तो पक्का है। भाई यही तो कहोगे, भाई क्या कहते हैं भाई ओल्ड एज है रिकवरी स्लो होगी, ये तो नहीं है कि नहीं होगी, रिकवरी तो होगी लेकिन स्लो होगी। अब उसको अपन को कैसे थोड़ा सा फास्ट बनाना है, कैसे उसकी ज़िंदगी को आसान बनाना है, ये अपने आप, ये अपने पास टेक्निक है उसकी। तो वो स्लो नहीं होता, बहुत फास्ट होता है, क्यों? अपना काम बहुत फास्ट है। गैप बनाना है, गैप तुरंत बना दो घुटने में, यार एक दिन में गैप बन गया, उसी दिन आराम है। सपोर्ट दे दो थोड़ा बहुत घुटने को, कैलिपर वगैरह लगा दो, कुछ नी कैप पहना दो, कुछ अच्छा मजबूत सा सपोर्ट दे दो, हो गया काम आपका, बस दर्द खत्म हो जाएगा। तो एज और वेट नहीं देखना अपन को चिकित्सक हैं, अपन को चिकित्सा करनी सीधी बात। फर्क इतना सा आएगा कि जो बेनिफिट यंग एज में ज़्यादा मिलना है उसको थोड़ा कम मिलेगा, लेकिन उसकी लाइफ तो आसान करें ना, उसको मरने के लिए थोड़ी छोड़ सकते हैं, उसकी तो लाइफ आसान करें अपन।
और वही तो एज होती है जब ज़रूरत पड़ती है आदमी को चिकित्सा की। सबसे ज़्यादा ओल्ड एज में ज़रूरत पड़ती है। यदि आप उनको यदि सक्सेस, अभी आज नहीं आए थे 80 साल के, हाँ 83 डंडा लेके आए थे, जो उन्होंने क्या कहा था, साहब मैं तो वॉकर पे आ गया था, है ना। फिर आज से 5 दिन मेरी अनुपस्थिति में थेरेपी कराई, जिसमें वॉकर छूट गया, लाठी भी मैं कभी कभी पकड़ता हूँ हाथ में। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कि आप 83 साल के आदमी की लाठी छुड़वा दो, है, आया नहीं उनकी लाठी बन रहे हो, ये बहुत बड़ी बात है। तो वो उनकी बेटी को बुलाया उन्होंने, कहाँ से, कहीं दूर से रहती हो, वहाँ से बुलाया उसका इलाज कराने के लिए। तो तुम यहाँ ज़्यादा चक्कर में पड़े, तो ये होता है। तो चिकित्सा की ज़रूरत उन लोगों को ज़्यादा है, क्योंकि एक तो सपोर्ट ख़त्म हो जाता है उस एज में उनका, और यदि शरीर भी साथ छोड़ देगा तो फिर उनकी ज़िंदगी नरक से बढ़ के हो जाती है। तो ऐसे लोगों को मैं ज़्यादा फोकस करता हूँ, मेरी आदत में है ये। और जो मांगते हैं आकर साहब ये होगा, ठीक है कोई बात नहीं, तुम तो इलाज कराओ यार, होगा जो देखा जाएगा, जो तुम्हारी इच्छा हो जो देते जाना, ये रहता है। चलें फिर लेटे हैं अपन, चलें मतलब थेरेपी क्योंकि बोलने में तो क्या, बोलते रहेंगे, सुनते रहोगे, चलता रहेगा कार्यक्रम। अब क्या बदलो हो जाएगा घंटे भर में, है ना। तो अपन तीनों चीज़ों की टेक्निक पे आते हैं, है ना, एवियन, नी और एंकल। ठीक है, कौन आएगा?